हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसके 6th एक्सरसाइज के 9 टू 16 क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम 9th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है। ए फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स XYZ प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 एंड 3000 बोल्ट्स पर डे रिस्पेक्टिवली। कि एक्स मशीन 1000 बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, वाई मशीन 2000 और जेड मशीन 3000, तो टोटल 6000 बोल्ट्स जो हैं वो डेली प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर कहता है कि मशीन एक्स जो है वो 1% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करती है, वाई मशीन 1.5% और जेड मशीन 2% जितने भी बोल्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे ए बोल्ट इज एट रैंडम एज इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ऊपर वाले की तरह ही है। What is the probability that the defective bolt has been produced by machine X? Okay, so given चीज़ें बता दीजिएगा कैसे क्या है कि मशीन X कितने बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, मशीन Y एंड मशीन Z। अपने लेट का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट क्या करें, लेट E1 be the event that जो एक बोल्ट हम एंड ऑफ द डे सेलेक्ट करने वाले हैं, सिलेक्टेड बोल्ट वो इज प्रोड्यूस किया गया है मशीन एक्स से, हम ये मान लेते हैं इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एक्स। ओके, एंड E2 इवेंट मान लेते हैं, इवेंट दैट selected bolt is produced by machine Y। ओके, एंड इन द सेम वे हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं क्या, E3 को, कि E3 be the event that selected bolt is produced by machine Z। क्लियर? एंड एक इवेंट हमें कंसीडर करना है। किसको कंसीडर करें कि जो बोल्ट हमने सेलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव है। बी द इवेंट दैट selected bolt is defective। ओके, सो अब ये देखिए कि E1 के कितने चांस हैं कि जो बोल्ट हमने सेलेक्ट किया वो X ने प्रोड्यूस किया, उसके कितने चांस है। X टोटल कितने प्रोड्यूस करता है, 1000 प्रोड्यूस करता है। उसमें कितने में से टोटल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6000, है ना? तो ये ऐसा बन गया। एंड इसी तरीके से E2 इवेंट कितने तरीके से हो रहा है, वो हो जाएगा 2000 बाई 6000, है ना? एंड E3 इवेंट ये हो जाएगा 3000 बाई 6000। क्लियर? सॉर्ट कर ही लेते हैं, 1/6, 2/6 एंड 3/6। अब ये देखिए कि अगर वो बोल्ट फर्स्ट मशीन ने प्रोड्यूस किया तो उसके डिफेक्टिव होने के कितने चांस हैं। ये देखिए 1% चांस है ना? तो 1% को हटाएं तो 1/100, परसेंटेज का साइन हटाए तो। और अगर वो सेकंड यानी कि वाई मशीन ने प्रोड्यूस किया तो कितने चांस हैं, 1.5%। सो 0.5/100, परसेंटेज का साइन हटाए दो। और इसी तरीके से अगर वो जेड मशीन ने प्रोड्यूस किया तो डिफेक्टिव होने के कितने चांस है, देखिए 2% है ना? सो 2/100। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिफेक्टिव होने के चांसेस पता कर लेते हैं, जो कि कैसे आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
E3 multiply probability of A when E3 happen. ओके, सो अभी इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 1.5/100 प्लस 3/6 मल्टीप्लाई 2/100. सो देखिए एलसीएम तो सेम आ जाएगा 600. सो फर्स्ट वन में 1 आ गया, फिर यहाँ पर 1.52 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास 3, है ना, एंड देन 3 into 2 6. सो टोटल कितना आ गया 10/600. सो ये बन गया 1/60. अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो प्रोड्यूस बोल्ट है डिफेक्टिव वो एक्स मशीन ने प्रोड्यूस किया, और एक्स हमने किसको माना है कि वो इवन इवेंट हो. तो देयरफॉर बाय बेज थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, है ना, और जो कि इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. और ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास. सो ये है 1/6, दैट वन इज़ 1/that1, है ना, इसको हटाई देते हैं और ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 10/600. सो देखिए 6 into 100 से 600 कैंसिल, क्या बच गया 1/10. तो यानी कि सेकंड मशीन के द्वारा, सेकंड नहीं फर्स्ट एक्स मशीन के द्वारा वो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करने के कितने चांस हुए, 1/10 चांसेस हो गए. क्लियर. तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं. चलिए देखिए नेक्स्ट 10th में है, एक कंपनी हैज़ 2 plants टू मैन्युफैक्चर कार्स. ओके, एंड प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द कार एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर 30% ऑफ द कार. तो बेसिकली हमें E1 E2 पता चल गया एक तरह से. फिर कहता है एट प्लांट 1 80% ऑफ द कार आर रेटेड एज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एट प्लांट 2 90% ऑफ द कार्स आर रेटेड एज द स्टैंडर्ड क्वालिटी. ठीक है. फिर कहता है एक कार इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द प्लांट 1. क्लियर. चलिए देखिए गिवन में बता सकते हैं कि प्लांट ए या 1 कितने कार प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा. ठीक है. तो हम E1 E2 इवेंट पर आते हैं. E1 बी द इवेंट दैट selected car is manufactured by, इतना ही लिख देते हैं, manufactured by plant 1. ठीक है. एंड E2 भी द इवेंट मान लेते हैं कि जो सेलेक्टेड कार है वो मैन्युफैक्चर हो रही है प्लांट 2 से, एंड ए इवेंट मान लेते हैं किसको, द सेलेक्टेड कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, है ना, इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. क्लियर. तो देयरफॉर यहाँ पर देखिए E1 प्लांट यानी कि फर्स्ट प्लांट कितने कार प्रोड्यूस कर रहा है 70%, तो दैट मीन्स कि 70/100. एंड सेकेंड प्लांट कितनी कार प्रोड्यूस कर रहा है 30%. सो E2 की प्रोबेबिलिटी 30/100. सॉर्ट करना चाहिए कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर एक कार फर्स्ट प्लांट से सेलेक्ट हुई है तो उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी होने के चांस देखिए उन्होंने 80% गिवन है. सो 80/100 कर ही लेते हैं. 7/10, 3/10, 8/10. एंड अगर सेकेंड प्लांट से वो कार प्रोड्यूस हुई है तो उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी होने के 90/100 चांसेस हैं, यानी कि 9/10. सो देयरफॉर बाय टोटल प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार होने के कितने चांस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन, है ना. सो इट इज़ 7/10 मल्टीप्लाई 8/10 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 9/10, जो कि हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम 100 आ गया.
और इट इज़ 56 प्लस 27, है ना। तो ये अब कितना बन रहा है हमारे पास 3 एंड 8, 83/100 बन रहा है। क्लियर। तो अब हम क्या निकालें, यूजिंग बेस थ्योरम काम करें। यूजिंग बेस थ्योरम हमारी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, देखिए किससे मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, प्लांट 1 से, और प्लांट 1 को हमने E1 बोला है। दैट मीन्स कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सो इनकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। सो 7/10 मल्टीप्लाई 8/10 एंड डिवाइडेड बाय इट इज़ 83 बोल के 85 लिख रहा हूँ, बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 56/83। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, 3 अर्न्स हैं दिए गए हैं और उनमें रेड और ब्लैक कलर के कुछ बॉल्स हैं। पहले अर्न में ये रिक्वायर्ड बॉल हैं, सेकंड में गिवन है, थर्ड में गिवन है, ठीक है। फिर कहता है एन अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रा फ्रॉम दैट अर्न, ठीक है। द बॉल ड्रा इज रेड, वो रेड कलर की निकली। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रा ईदर फ्रॉम अर्न 2 और फ्रॉम अर्न 3, कि या तो वो 2 से आई होगी या 3 से आई होगी। तो एक काम हम कर सकते हैं, क्या, हम ना तो 2 और ना 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल कर हम फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि वो फर्स्ट बाइक से आई होगी, और उसको क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गिवन में देखिए आप ये सारी चीज़ एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। सो गिवन में लिखने के बाद हम E1 E2 E3 कंसिडर करते हैं। लेट E1 बी द इवेंट that earn1 is selected, है ना, कौन सा सेलेक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। एंड E2 be the event that earn2 is selected and E3 be the event that earn3 is selected and A event किसको मानते हैं कि selected, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, selected ball is red, देखिए रेड की बात हुई थी ना, ठीक है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे क्योंकि तीनों अर्न के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो किसके इक्वल होगी 1/3 के, है ना। तो अब यहाँ से अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट होता है तो उसमें से रेड बॉल आने के कितने चांस है, देखिए 6 रेड है और टोटल कितनी है 10 है, तो 6/10। लेकिन अगर सेकंड बैग सेलेक्ट हो गया तो उसमें से रेड आने के कितने चांस हैं 2/8, 2/8। एंड अगर थर्ड बैग सेलेक्ट होता है तो उसमें से रेड बॉल आने के कितने चांस हैं, एक ही रेड और टोटल 9 हो जाएंगे, सो 1/9। क्लियर। अब सब में अलग अलग तो आना ही है, तो इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो 3/5 इट इज़ 1/4। क्लियर। अब यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले की, यानी कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि किस पे डिपेंड करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 हैपन, है ना। सो इट इज़ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और इनकी प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/9, ठीक है। सो एलसीएम क्या आएगा, देखिए 3 तो ये है ही, तो 3 तो आने ही है, और फिर 5, 4 और 9 ये सारे अलग अलग है। सो 5, 4, 20 और 9 18, 18 540 ये बन रहा है। तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई आएगा 36, 36 9 90 117,
कैलकुलेशंस प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो 45 आना चाहिए और यहाँ आना चाहिए हमारे पास 20। सो ये कितना बन गया, 5 12 कैरी 3 7 8 1 डिवाइडेड बाय 540। सो 2 से कैंसिल कर दें। सो 91 डिवाइडेड बाय 2 7 है ना 27। और किसी से तो कैंसिल होता नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर होगा भी तो हम बाद में कैंसिल कर लेंगे। तो फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं, है ना। चलिए अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे इस कैलकुलेशन पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक्चुअली ऐसा करते हैं, एक बार दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। एलसीएम तो मेरे को ठीक लग रहा था 540, इनको दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। तो 540 और इनका प्रोडक्ट 36 को 6 से, ओ 36 को देखो 3 से मल्टीप्लाई करना था, एक्चुअल में 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर गया। 36 को करेंगे तो 90 और 18 108 आ रहा है। चलो देखो मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर, तो बेटर ही था। वैसे यहाँ कितना आ रहा था हमारे पास, यहाँ बन रहा था, ये बन रहा है 45 और इधर बन रहा है 20। सो उसके अकॉर्डिंगली अब ये कितना आ जाएगा, 8 5 13 कैरी 7 और 1 173। तो ये बना, इस बार थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम हम यहाँ से अर्न वन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अर्न वन यानी कि E1 की, ताकि हम E2 और E3 की निकाल के और दो काम ना करना चाहें और फिर जोड़ें, एक ही कर लेते हैं और फिर उसको एक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। और ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो ये आ रही है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 3/5। मैं छोटा तो कर ही रहा था, ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं काटा, है ना। और यहाँ है 173 डिवाइडेड बाई 540। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/5 मल्टीप्लाई 540 ऊपर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 173। कई बार कैलकुलेशंस का पता नहीं चलता, हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर देते हैं। देखिए इसके तो ये आ रही है, तो अब हम यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में कौन सी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन A हैपन, जो कि एक्चुअली हम कैसे निकालेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैपन की प्रोबेबिलिटी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 173। तो इनका 173 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 6 10 60 एंड 173 ये आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, अर्न ए कंटेन 2 वाइट 1 ब्लैक 3 रेड कलर, यानी कि अब 3 कलर आ गए। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए सब में 2 कलर थे। एक और अर्न है उसमें भी कुछ बोल है, एक और अर्न है उसमें भी कुछ बोल है। ठीक है, कलेक्शन बढ़ गया। 1 अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और इस बार देखिए एक के बजाय 2 बॉल्स निकाली हैं। चलिए ठीक है, इफ़ चूजन बॉल हैपन टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक, कि एक रेड और एक ब्लैक है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम द अर्न बी। चलिए ठीक है, गिवन चीज़ें आप बता ही देंगे। ठीक है, तो गिवन के बाद का काम करते हैं लेट का। लेट इवन बी द इवेंट दैट अर्न ए इज सेलेक्टेड, ओके, एंड E2 be the event that earn B is selected, and E3 be the event that earn C is selected, and
A be the event that selected balls अब दो हैं, are एक रेड और एक ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए E1 E2 E3 इनकी प्रोबेबिलिटी तो आसानी होने वाली है हमारी। क्या है? E1 E2 E3 इनकी तो सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि अर्न वाला वही लॉजिक समझ आ गया होगा। तो अब ये देखिए, अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट होता है तो उसमें से एक रेड और एक ब्लैक आने के कितने चांस हैं? देखिए, एक रेड 3 में से आएगी, सो 3C1, ठीक है, और एक ब्लैक कितने में से आएगी? एक ही ब्लैक में से, सो 1C1। और टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 2 और 1 3, 3 6, तो 2 बॉल्स कितने में से आएंगी? 6C2 में से। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3C1 3, 1C1 1, और 6C2 क्या होगा? 6 × 5 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, वो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना बन गया? देखो 3 × 6 6, 1/5 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन कि अगर सेकंड बैग सेलेक्ट हो जाए तो कितने में से आएंगी? तो अब ये देखिए, सेकंड बैग में 2 ब्लैक हैं और 4 रेड हैं, ये देखिए, है ना। तो एक रेड कितने में से आएगी? 4 में से। एक ब्लैक कितने में से आएगी? 2 में से। टोटल कितनी बॉल है? 4 और 2 6 और 3 9 बॉल है ना। सो 2 बॉल आएंगी 9 में से। तो देखिए 4C1 4, 2C1 2, 9C2 9 × 8 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। तो ये 4 × 2 8, 2/9। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 हैपन कि अगर सेकंड बैग सेलेक्ट हो गया हो तो अब इसमें थर्ड, तो इसमें 2 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं, ठीक है। तो एक रेड 2 में से आएगी, एक ब्लैक 3 में से आएगी। टोटल कितनी बॉल है? 2 और 3 5 और 4 9 है, ठीक है। सो 9C2, सो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 9 × 8 मल्टीप्लाई 2, है ना। पता चल गया होगा 2 ऊपर क्यों आया? डिनोमिनेटर का। सो 2 × 2 4, कोई 8 से कैंसिल किया तो 2, 3 × 3 9, सो 1/6 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी से ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 ऑलरेडी हैपन, है ना। सो इनकी प्रोबेबिलिटीज ये तो 1/3, 1/3 एंड 1/3 है, and that one is 1/5, 2/9 and 1/6 है। सो एल्शियम कितना आ गया? फिर से सेम वही आ रहा है क्या? नहीं, उसमें 4 था एक्चुअल में, है ना। तो इसमें एल्शियम कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल तो खैर नहीं हो रहा। तो देखिए एक 3 तो आना है, ठीक है, एक 5 9 और 6, इनमें से भी एक 3 आ जाएगा, है ना। बचा हमारे पास इसमें से एक 3 और इसमें से एक 2 और यहाँ से एक 5। तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा। सारे डिवाइड हो रहे हैं, ये देखिए 3 और 9 ये रही, ठीक है। 3 और 6 ये रहा, 3 और 6, 3 और 5 ये रहा, 3 और ये रहा 5। क्लियर? सभी आ गए? तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा? इनका प्रोडक्ट यानी कि 30। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा भाई इनका प्रोडक्ट और 2 का प्रोडक्ट यानी कि 20। और फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट में हमारे पास 3 × 6 है यानी कि ये है। सो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि है 15। क्लियर? समझ गए होगे क्या किया है? सो 50 60 65 डिवाइडेड बाय कितना है? ये तो 10 हो गए, 9 3 और 27, 270। क्लियर? चलिए, तो अब हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अर्न बी से कम हो, और अर्न बी को हमने E2 का इवेंट नाम दिया है। देयरफॉर यूजिंग बेस थ्योरम
हमारे पास हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, E2 व्हेन A ऑलरेडी हैपन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, and that one is 1 by 3 multiply 2 by 9 divided by 65 by 270। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 2 बाई 27 और 270 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 65, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। हाँ, सो 5 से इसको कैंसिल करें तो ये 13, हमारे पास कितना आ रहा है 4/13 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मेथड आप लगभग समझ चुके होंगे। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, आप कैलकुलेशंस प्लीज़ चेकआउट करते रहना। मेनली मेरा मोटिव है कि आपको मेथड, वो क्वेश्चन का लॉजिक जो है वो समझ आ जाए। क्लियर, छोटी मोटी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो कई बार हो जाती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और वैसे मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। चलिए, मुझे अगर बाई चांस इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है। आपका भी टेस्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Bag 1 contains 3 red and 4 balls, black balls, and bag 2 contains 4 red and 5 black balls, दो बैग हैं, and 2 balls are transferred at random from bag 1 to bag 2। अब देखिए, नॉर्मली अब तक हम एक बॉल ट्रांसफ़र करते आए हैं कि एक बैग से दूसरे बैग में हमने ट्रांसफ़र की हो, लेकिन इस बार वो दो बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं कि हो सकता है कि 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र हो उसमें, है ना, या हो सकता है 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हो, या ऐसा हो सकता है कि एक रेड और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हो। तो बन गए ना 3 केसेस। और फिर कहता है कि अब जो नया कलेक्शन बना किसका, सेकंड बैग का। ठीक है, सो उसमें द बॉल सो ड्रा इज़ फाउंड टू बी, एंड देन एक सेकंड बैग से हमने एक बॉल निकाली और वो बॉल निकली रेड कलर की। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल जो थी वो दोनों की दोनों ब्लैक थी। ठीक है, सो गिवन चीज़ें आप बता ही देंगे। गिवन बताने के बाद यहाँ पर लेट करने का मेन काम करते हैं। देखिए कि इवन इवेंट मान लेते हैं, बी द इवेंट दैट 2 red balls are transferred, red balls are transferred। ठीक है, from bag 1 to 2। ठीक है, अब E2 इवेंट मान लेते हैं कि 2 ब्लैक बॉल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, एंड E3 एक इवेंट मान लेते हैं कि 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल जो है वो ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम बैग A1 टू बैग 2। अब ए इवेंट किसको मानते हैं कि सेकंड बैग से एक रेड कलर की बॉल निकली। ठीक है, ड्रा बॉल फ्रॉम सेकंड बैग इज, कौन सी चाहिए थी, रेड चाहिए थी, है ना। तो देखिए, अब हम पहले इवन इवेंट निकालते हैं कि इवन क्या है कि फर्स्ट बैग से 2 रेड बॉल सेलेक्ट हुई हो, है ना, 2 रेड वो सेलेक्ट होंगी तभी तो ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक है, तो 2 रेड 3 रेड में से ही आएंगी, सो 3C2, और टोटल कितने में से आएंगी, 7 में से, तो 7C2। अब दोनों का C2 तो सेम है, सो एक्सपेंड करें तो 3 × 2, और 7 को एक्सपेंड किया तो 7 × 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बच गया, 1/7।
ठीक है। फिर E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। E2 क्या है कि दो ब्लैक बॉल जो हैं वो सेलेक्ट हुई हों फर्स्ट से। अब ब्लैक कितने हैं उसमें, 4 हैं। सो 2 4 में से आएंगी और टोटल 7 में से आएंगी। सो फिर से C2 सेम है, वो तो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये बचा, है ना। 6 से इसको कैंसिल करें 12 को तो 2 बचेगा, सो 2/7। नेक्स्ट, एक रेड और एक ब्लैक कितने तरीके से आएंगी, तो एक रेड 3 में से आएगी और एक ब्लैक 4 में से आएगी, है ना, और टोटल 7 में से ही आनी है। सो 3C1 3, 4C1 4 और 7C2 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल डिवाइड वाला ऊपर ले आए, है ना। सो फिर से 3 इंटू 2 6 कैंसिल, 4/7 हमारे पास बच रहा है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट इवेंट हुआ है तो सेकंड बैग से रेड आने के कितने चांस है। तो अब देखिए, नया कलेक्शन तैयार कीजिए कि फर्स्ट इवेंट क्या है कि 2 रेड बॉल ट्रांसफ़र की है, तो इसमें से 2 रेड इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो अब ये 6 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक रही, तो यानी कि अब 6 रेड और 5 ब्लैक हैं तो टोटल बॉल तो 11 हो गई। अब इसमें से रेड बॉल आने के कितने चांस है। ए देखिए, ए किसको माना था, ए हमने रेड बॉल आने को माना था, है ना। तो कितने तरीके से आ सकती है, 6/11 वे में, है ना। नेक्स्ट, अगर E2 इवेंट हुआ तो सेकंड बैग से कलेक्शन क्या होगा वो पता करते हैं। E2 इवेंट क्या है, 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की है, 2 ब्लैक बॉल इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अब 7 ब्लैक हो जाएंगी, है ना। तो एक रेड कितने में से आएगी, रेड तो 4 में से ही आएंगी, रेड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन टोटल तो 11 ही हो गई। सो 4/11। फिर कहता है कि अगर E2 इवेंट हुआ, सॉरी E3 इवेंट हुआ तो रेड बॉल आने के क्या चांस है। अब E3 इवेंट क्या कहता है कि एक तो रेड ट्रांसफ़र करी तो ये 4 की 5 रेड हो गई, ठीक है, और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र कर दी तो ये 5 की 6 हो गई। तो अब टोटल तो 11 ही है, लेकिन रेड कितनी हो गई, 5 हो गई, तो उसमें से एक बॉल आने के कितने चांस हैं, 5/11, है ना। होपफुली समझ आया होगा। अब मेनली जो डाटा होता है वो हो गया तैयार। अब आप समझ ही गए होगे क्या निकालना है। पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इवन हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E3 हैपन, है ना। सो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/7 मल्टीप्लाई A1 E1 हैपन, सो इट इज़ 6/11। E2 की प्रोबेबिलिटी 2/7, A1 E2 हैपन 4/11 के इक्वल है, प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी 4/7 एंड A1 E3 हैपन 5/11 के इक्वल है। एल्शियम इनका सबका सेम आ गया, कितना आ रहा है 77, ऊपर क्या बन रहा है 6 + 8 कितना हो गया 14, और ये कितना है 20, तो 34, और नीचे 7। तो ना तो नीचे वाली क्वांटिटी 7 और 11 से कटती है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी 7 और 11 से कटती नहीं, यानी कि यही हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम क्या निकालते हैं, यूजिंग बेस थ्योरम हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी। अब ये पता करते हैं कि अगर सेकंड बैग से रेड निकले तो क्या गारंटी है कि फर्स्ट बैग से दोनों ब्लैक बॉल निकली हो। तो दोनों ब्लैक देखो हमने यहाँ मानी है और इसको हमने E2 इवेंट बोला है, यानी कि हमें E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि सेकंड बैग से रेड आया हो। क्लियर। तो ये कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 हैपन एंड डिवाइडेड बाय जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये वाला हिस्सा देखिए हमारा ये है, दैट मीन्स ये। सो 2/7 मल्टीप्लाई
4/11 और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 34/77। सो 77 से 77 कैंसिल और 2 मल्टीप्लाई 4/34, तो 2 से 34 कैंसिल करें तो 17। सो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, सपोज दैट 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 were good orator। ठीक है, फिर कहता है एन orator is chosen at random, किसी भी एक orator को चूज किया randomly, और फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल पर्सन इज चूजन, एक मेल पर्सन चूज हुआ उसकी तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, कि वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन थे, ऐसा नहीं कि किसी की क्वांटिटी ज़्यादा थी किसी की कम थी। ठीक है, यानी कि मैन के या वुमेन के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं। तो देखिए लेट करते हैं, इवन एक इवेंट मान लेते हैं कि मैन सेलेक्ट हुआ या वुमेन सेलेक्ट हुआ, कोई भी बी द इवेंट दैट चूजन पर्सन इज ए मैन, ऐसा बोल दें, चूजन पर्सन, वैसे इसमें दो ओ नहीं आते, चूजन पर्सन इज अ मैन, मैन एंड वुमेन बोल रखा है ना इन्होंने, एंड E2 be the event that chosen person is a woman। ठीक है, और ए इवेंट मान लेते हैं किसको, कि जो हमने चूज किया है चूजन पर्सन इज ए गुड ओरेटर, चूजन पर्सन इज अ गुड ओरेटर। क्लियर। सो देखिए अब इन्होंने लास्ट लाइन में एक बात क्लियर की थी कि इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है मैन और वुमेन्स की, तो यानी कि इन दोनों के चूज होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, हाफ हाफ। ठीक है, जितने अगर 50 हैं मेल तो 50 ही फीमेल होंगे, तो उनके किसी के भी एक सेलेक्ट होने के चांस इक्वल इक्वल हैं। ठीक है, फिर अगर एक मेल बोलने वाला था एक्चुअल में, वो सिलेक्ट होता है तो उसके गुड ऑरेटर होने के कितने चांस हैं, वो कहता है कि सिर्फ 5 या और आउट ऑफ 100। ठीक है, तो यानी कि ए वन इवन हैपन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/100। एंड इसी तरीके से अगर फीमेल सेलेक्ट हुई तो उसके गुड ऑरेटर होने के कितने चांस हैं, 25/1000। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और तो ज़्यादा कुछ बाद में ही देखेंगे। चलिए, तो फिलहाल अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इवन हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E2 हैपन के इक्वल होगी। और ये हमारे पास E1 E2 तो हाफ हाफ के इक्वल है, इनकी प्रोबेबिलिटी 5/100 एंड 25/1000 के इक्वल है। सो इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास 2000 आ गया, है ना। तो ऊपर यहाँ तो बन गया 50 और यहाँ है 25, तो ये बन रहा है 75/2000 के इक्वल। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, लेकिन अब ये देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कि एक मेल पर्सन चूज हुआ, यानी कि हमें मेल को हमने क्या माना है, इवन बोला है, यानी यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ए हैपन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सो ये देखिए कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई 5/100 और डिवाइड में कितना है 75/2000। ठीक है, सो इनको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना है 5/200 और ये 2000 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 75। सो इससे ये कैंसिल
10 बचा, 5 से इसको कैंसिल करें, क्या नाम है 75 को, तो ये कितना आ जाएगा 15, 5 से और कैंसिल हो जाएगा, सो 2/3 हमारे पास क्या आ रही है, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, ए मैन इज नोन टू स्पीक 4 ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम। ठीक है, एक आदमी है जो 5 में से 4 बार तो सच बोलता है, और उसने फिर एक पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया, यानी कि टोटल आउटकम हमारे पास 36 आने वाले हैं। फिर कहता है रिपोर्ट दैट इट इज़ ए डबलेट। तो उसने बोला कि वो तो डबलेट है। डबलेट का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो उसका मतलब है कि दोनों डाई पर सेम नंबर आना। ठीक है, वो होता है डबलेट। तो उसने तो ये बोल दिया कि भाई रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने का मतलब है उसने बताया कि वो डबलेट है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअल में डबलेट था, यानी कि उसने सच बोला हो। ठीक है, तो उसके सच बोलने के और सच नहीं बोलने को हम यहाँ पर अलग अलग इवेंट रिलेट कर सकते हैं, या हम क्या नाम है जो ये डाइस जो है, पेयर ऑफ डाइस जो उन्हें थ्रो किया है उस पर डबलेट आने को हम कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमें देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो चलिए देखिए यही कंसिडर करते हैं। आंसर 1, लेट even be the event that doublet occurs, ऐसे बोल दें सिंपल सा, doublet occur, है ना, and E2 be the event that doublet does not occur, does not occurs। क्लियर। एंड ए इवेंट किसको बोल देते हैं कि उसने सच बोला, सच बोला यानी कि उसने रिपोर्ट क्या दी, द मैन रिपोर्ट्स दैट, इवेंट किसको बोल दिया, मैन रिपोर्ट्स दैट डबलेट अकर्स। ठीक है, उसने रिपोर्ट दी कि डबलेट आया है। क्लियर। तो अभी देखिए सबसे पहले तो हम E1 की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। E1 क्या है, डबलेट आना। और डबलेट कितने होते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 ही होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, तो 6/36 है ना, कितना आ गया 1/6। तो डबलेट E2 क्या है, डबलेट नहीं आना। तो डबलेट कितनों पर नहीं आएगा, बचे हुए 30 पर नहीं आएगा ना, क्योंकि टोटल होते हैं 36। 36 में से 6 पे डबलेट आ रहा है, तो बचे कितने 30 जिन पर डबलेट नहीं होगा। तो इनको छोटा करें तो ये बन जा रहा है 5/6। ठीक है, अब यहाँ से अगर सच में डबलेट आया है तो उसके डबलेट रिपोर्ट करने के कितने चांस हैं, यानी कि उसके सच बोलने के कितने चांस हैं, तो उसके चांस हुए 4/5, है ना। लेकिन अगर डबलेट नहीं आया था, यानी कि E2 इवेंट हुआ था, लेकिन फिर भी उसने डबलेट बोला, रिपोर्ट ए इवेंट का मतलब है कि उसने रिपोर्ट दी कि डबलेट आ रहा है, जबकि डबलेट तो आया ही नहीं था। E2 तो यही कह रहा है ना। तो यानी कि वो क्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने के कितने चांस हैं 4/5, क्योंकि सॉरी मैं 4/5 बोल गया, 1/5 लिखा सही था। 4 टाइम्स तो वो सच बोल रहा है 5 में से, तो एक टाइम तो झूठ बोल रहे हैं, यानी कि इस बार उसने क्या किया था, झूठ बोला था। क्लियर। तो अब बेसिकली हमारे पास सारा मैटर तो आ गया तैयार। अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन। और ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं, देखिए 1/6 और ये हमारे पास 5/6 एंड दैट वन इज़ 4/5 एंड दैट वन इज़ 1/5। सो एलसीएम तो यहाँ पर 30 आ गया, ऊपर 4 + 5 यानी कि 9/30, 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो 3/5
10, तो ये बन रहा है। क्लियर। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सच में डबलेट आया था, यानी कि हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 व्हेन A ऑलरेडी हैपन। E1 का मतलब है कि डबलेट आया, कि एक्चुअली डबलेट था, है ना। और उसने रिपोर्ट भी क्या की कि डबलेट थी, यानी कि A हो चुका था। क्लियर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन divided by probability of A. So it is 1/6 multiply 4/5 and divided by क्या है 9/30 ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट ही रहा है। सो हमारे पास बेसिकली क्या बच रहा है 4/9 के इक्वल बच रहा है। तो यही रीज़न है, मैं नॉर्मली तो रो ही रहने देता हूँ ज़्यादा इसको सॉर्ट करने की बजाय प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि पता आगे कुछ ना कुछ तो मोस्ट प्रोबेबली सिमिलरिटी आ ही जाती है। कभी कभी नहीं आती तो कैंसिलेशन तो हम कर ही देते हैं, बाद में कर देंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ना है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, An insurance company insured 2,000 cyclists, 4,000 scooter drivers, 6,000 motorbiker ड्राइवर्स। तो टोटल हमारे पास 6, 4, 10 और 2 12,000 जो हैं कंपनी ने इंश्योर्ड किए हैं पर्सनस को। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए साइकिलिस्ट एंड स्कूटर ड्राइवर एंड मोटर बाइक ड्राइवर्स, उनके चांसेस हैं 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो ये कहता है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, कि किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो स्कूटर ड्राइवर था, तो उसके हमें चांसेस बताने हैं। तो E1 E2 इवेंट मान लेते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो साइकिलिस्ट था या स्कूटर ड्राइवर या कुछ और है, ठीक है। लेट E1 be the event that insured person is cyclist, है ना, and E2 be the event that insured person is scooter driver, and E3 be the event that insured person is motorbike driver। क्लियर। एंड ए इवेंट मान लेते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, है ना, कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। क्लियर। देयरफॉर अब ये देखिए कि एक इंश्योर्ड पर्सन साइकिलिस्ट था, उसके कितने चांस हैं 2,000/12,000, टोटल 12,000 है ना। तो इसको 2/12 लिख ले, देखते हैं 2/12 लिखने की वजह और छोटा करें तो। फिर अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो उसके कितने चांस हैं 4/4,000/12,000। ये भी वैसे 6 डिनोमिनेटर के साथ लिखा जा सकता है। और E3 इवेंट है 6,000/12,000, ठीक है। सो ऐसा करते हैं कि सभी को 6 के साथ ही लिख लेते हैं। तो ये 1/6 लिखा जा सकता है, ये 2/6 लिखा जा सकता है, और ये 3/6 लिखा जा सकता है। सेम डिनोमिनेटर रखना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए होगे क्यों। ओके। अब ये देखिए कि अगर कोई साइकिलिस्ट है तो उसके एक्सीडेंट होने के कितने चांस हैं। उसका एक्सीडेंट होने के देखिए 0.01 चांस है, यानी कि 1/100 चांस है कि 100 में से किसी एक का एक्सीडेंट हो, है ना। लेकिन अगर कोई स्कूटर ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने के कितने चांस हैं, वो है 0.03, यानी कि 3/100 चांसेस है।
और फिर कहता है कि अगर कोई मोटर बाइक राइडर है तो उसके एक्सीडेंट होने के कितने चांस हैं, 0.15, यानी कि इसका डेसिमल हटाएं तो 15/100 चांसेस है। मेन चीज़ें आपको पता चल गई। अब बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 happen plus probability of E2 multiply probability of A when E2 happen plus probability of E3 multiply probability of A when E3 happen, है ना। तो ये किसके इक्वल है, 1/6 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 3/100 प्लस 3/6 मल्टीप्लाई 15/100 डिवाइड बाय कितना है, 600। सो 1 + 6 + 45, 46 और 52 बन रहा है क्या, 600। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना चाह रहा हूँ। सो अब ये देखिए, हमें बेस थ्योरम से निकालना क्या है। यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो शायद से स्कूटर ड्राइवर की निकालनी थी। हाँ ये देखिए, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ना, कि कब, जब एक्सीडेंट हो गया। और स्कूटर ड्राइवर को देखिए हमने क्या नाम दिया है, E2 नाम दिया है। क्लियर, मैंने 2 भी रफ कर दिया। सो देखिए E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन एक्सीडेंट हो गया हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ accident when it is a scooter driver divided by probability of total accident possibilities. So ये है हमारे पास 2/6 मल्टीप्लाई 3/100 एंड डिवाइडेड बाई क्या है, 52/600, है ना। दोनों आपस में कैंसिल। सो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 52। सो 2 से 52 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 26। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सो होपफुली आपको आज के 8 क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट के कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।